वेलकम डियर स्टूडेंट। सो इसके पहले हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कर लिया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि जो आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको बता दूं कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोर्ड का भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो कैमरा सेटअप है वो धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगी आपको और अच्छी क्वालिटी में वीडियोस मिलते जाएंगे। आई होप कि आपने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो स्टेटमेंट हम अभी पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल कंडीशनल फॉर्म में नहीं है। मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इस थ्योरम में एक थ्योरम दिया हुआ है प्लेन फॉर्म में जो कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं है, और इसीलिए आपका 9th स्टैंडर्ड में आपकी ये जो पहले चैप्टर की यानी बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री जो आपने पढ़ा है उसमें लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें आपको कंडीशनल फॉर्म में स्टेटमेंट लिखने के लिए दिया जाता था। कंडीशनल फॉर्म में स्टेटमेंट लिखने से या थ्योरम लिखने से आसानी ये होती है कि आप इफ और देन पार्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हो और आपको पता होता है कि इफ हमको दिया हुआ है और देन जो हमको प्रूफ करना है। तो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा था कि इफ और देन पार्ट में ही थ्योरम होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थ्योरम हैं जो इफ और देन के पार्ट में नहीं होंगे, तो आपको उनको कंडीशनल स्टेट में कन्वर्ट करके समझना है। ये जो अभी प्रेजेंट थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर पहले ये कंडीशनल फॉर्म में नहीं दिया है, मैंने उसको कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको समझाने के लिए लिख के दिया। लेकिन आपको एग्जाम में कंडीशनल फॉर्म लिख के दिखाना नहीं है। जो थ्योरम दिया है आप रफ में जाइए, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखिए, आपको वो समझने के लिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो क्वेश्चन में वो प्लेन फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आप अगर नहीं समझ में आ रहा है और आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने की हैबिट है तो आप रफ में जाइए, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसका आंसर आप लिख सकते हो। तो हम थ्योरम पढ़ते हैं। सो हमारा थ्योरम है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। अब इसमें कहीं पर भी इफ और देन नहीं आया है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हो। जो थ्योरम है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। इतना दिया हुआ है, इसमें कहीं पर भी इफ और देन नहीं आया है, उसी का मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट तैयार करके दिया है। सो अब हम उसको कंडीशनल के तौर पर पढ़ते हैं इफ और देन के फॉर्म में। तो यहां इफ में मैंने लिख के दिया है इफ देयर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो इससे आपको डायग्राम बनाने में भी इजी जाएगा अगर डायग्राम नहीं दिया हो तो। फिलहाल इफ देयर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये हमारा इफ है। उसके बाद देन वाला पार्ट, देन इट डिवाइड्स the side opposite to the angle in the ratio of remaining side। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो if और then के फॉर्म में आ चुका है। मैंने if यानी जो गिवन पार्ट है उसको अंडरलाइन किया है। इसके बाद हमारा हम डायग्राम देखते हैं। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में if there is a bisector of a angle of a triangle, तो ये ट्रायंगल है, इसका एक बाइसेक्टर है। यहां तक हमें दिया हुआ है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब एंगल बाइसेक्टर होता है, वो एंगल के दो टुकड़े करता है, ये हमें मालूम होते हैं। उसके बाद ये साइड को इन दो साइड के रिमेनिंग रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन इट्स डिवाइड द अपोजिट साइड या द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो ये रेशियो और ये रेशियो हमको इक्वल लाके दिखा रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट और स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग। अब इसको लिखना कैसे है आइए देखते हैं। सो यहां हम ट्रायंगल को लिख के लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB। इस ट्रायंगल ACB के अंदर CE इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C and it intersects AB at point E। तो इन ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल के अंदर C इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C।
सो ये सीई जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है एंड इट इंटरसेक्ट एबी एट पॉइंट ई। ये AB को ये E के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो फिर जैसे ही बाइसेक्टर बोला देयरफॉर, ये हमको जब हम प्रूव करेंगे तब एज अ रीजन गिवन लिखने में मदद करेगा। अगर ये CE बाइसेक्टर है एंगल C का, तो हमें चीज मिलेगी ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल रहेंगे, यानी ACE एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE। तो ये हमारा गिवन पोर्शन है। इतना हमें दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ACB CE बाइसेक्टर है एंगल C का एंड इट इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E, देयरफॉर ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू BCE। ये ACE ये BCE के बराबर होगा, इतना हमको दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देन इट्स डिवाइड द अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड इसको डिवाइड कर रहा है टू एन एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड को ये डिवाइड कर रहा है इन दो साइड के रेशियो में। तो ये हमारा टू प्रूव है। टू प्रूव हमें प्रूफ करना है AE अपॉन EB इक्वल टू CA अपॉन CB। तो ये आपका टू प्रूफ है। अब हम फिगर को देखते हैं, क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस फिगर को अगर हम इसी तरह से लेते हैं तो हम कोई भी चीज इसके अंदर एडिशनली प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसमें हमको एडिशनली कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम यहां करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CE। ये रे CE को हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं और इस CE को एक्सटेंड करते हैं और यहां जो पॉइंट मिल रहा है उसको देते हैं हम पॉइंट D। सो ये कंस्ट्रक्शन किया है हमने। इस कंस्ट्रक्शन को हम यहां पर लिख लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन, तो जो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है वो हमने यहाँ लिख लिया। एक बार हम जो कंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE थ्रू द पॉइंट B। B से इस CE को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, साथ ही साथ एक्सटेंड रे AC टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट D, और AC को आगे बढ़ाना है ताकि ये उसी पैरेलल लाइन को D के ऊपर कट करे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब हमारा मेन पार्ट है, हम प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ इन ट्रायंगल ADB रे CE पैरेलल टू रे BD, देयरफॉर वी गेट, अगर ये दोनों पैरेलल है तो BPT से ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CD। और ये क्यों लिखा है आपने, बाय बेसिक तो आपको ये कैसे मिला है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। आप शॉर्ट में बाय BPT भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका पहला काम। आपने जो प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पर AE अपॉन EB और CA अपॉन CB, इसमें से आपका मैक्सिमम पोर्शन आ गया है, सिर्फ CD की जगह पर CD आया है। AE EB CA और CD। अब इस CD को हम फिगर के अंदर देखते हैं। तो ये CD इस फिगर में, ये यहाँ एक लाइन है। इस लाइन को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये दो पैरेलल लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्सल है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फिर से ये दो पैरेलल लाइन के लिए ये जो CB है वो भी एक ट्रांसवर्सल है। तो यहां इन एंगल्स को, यहां पर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके किसी तरह से हमको ये CD लाइन को इस CB के इक्वल लाना है। अगर CD इक्वल टू CB आ गया तो हम डायरेक्टली उस CD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CB,
और आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो उसको किस तरह से करना है देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रे सी इज पैरेलल टू बी डी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। फ्रॉम फिगर ray CE is parallel to ray BD and AD is transversal। इन तीनों को हम यहाँ फिगर में देखते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये AD जो है उसको ट्रांसवर्सल है। सो हम यहाँ पर इस एंगल को इसके साथ दिखा सकते हैं। ये क्या कहलाएंगे, जिस तरह आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। और ये कहां से आया है, तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम नंबर दे देते हैं, नंबर 2। साथ ही साथ ये एक हो गया, साथ ही साथ इसी तरह से हम दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन यहां ले सकते हैं इन दो पैरेलल लाइन के लिए CB। सो रे CE इज पैरेलल टू रे BD एंड CB या BC इज ट्रांसवर्सल। सो रे EC, रे BD एंड CB यहां इस वक्त ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर हम फिगर में देखते हैं ये जो एंगल है BCE ये CBD के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम वहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल BCE, जैसे कि यहां पर BCE है हम उसी के लिए इसको लिख रहे हैं, BCE is congruent to angle CBD। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई आपकी अल्टरनेट एंगल्स। तो एक आपने एंगल को कॉन्ग्रुएंट किया बाय करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से और एक आपने किया बाय अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। अब इन दोनों इक्वेशन में यहां देखिए कि BCE को गौर से देखिए और ACE को भी गौर से देखिए। यहाँ पे ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू BCE, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहां ये दो एंगल इनके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हम वहां लिखेंगे बट एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE। चौथी इक्वेशन लिख के आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हो देयरफॉर इन दोनों एंगल को, यानी एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। देखिए ये जो CDB है और ये CBD, इन दोनों को आपने इक्वल ला लिया है, यानी अब ये वाला एंगल और आपने ये वाला एंगल इन दोनों को क्या बता दिया है, एक जैसा। इन शॉर्ट ये दो एंगल सेम हो गए तो ये आपका हो गया आइसोस्केलर ट्रायंगल। तो यहां पर आप लिख सकते हो फ्रॉम 2, 3, 4, 2, 3 and 4। इन दोनों एंगल्स को देखते हैं, एंगल CBD और यहां पर CDB को। तो यहां पर CDB और CBD इन दोनों एंगल को देखा, ये आपस में इक्वल है और ये इस छोटे ट्रायंगल CDB के अंदर आ रहे हैं। किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। देयरफॉर साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। यहां पर आप रीजन लिखोगे, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कि हमने ये दो साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखी, क्योंकि इनके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बाय आइसोस्केलर प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएंगे, उनकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी।
अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है इक्वल टू, देयरफॉर CB इज इक्वल टू CD। ये जो इक्वेशन की वैल्यू है हम वहां इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। इसको हम 5th नंबर दे देते हैं, देयरफॉर AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA ऑलरेडी है हमारे पास, CA अपॉन CB। सो इस तरह से आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। सो बहुत इजी थ्योरम है। अगर आप इसको दो तीन बार प्रैक्टिस करके बुक में सॉल्व करके देखते हो तो काफी इजी है। याद इतना रखना है कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये आपको रिवाइज करना है। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट आपको आता है बनाते हुए तो आप इजीली इसको सॉल्व करते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट बनने के बाद आपके पास बहुत इजीली पहली लाइन से आप गिवन लिख सकते हो और टू प्रूफ। उसके बाद सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इस लाइन को पैरेलल निकालना है CD के, फिर यहाँ पर इस AC रे को बढ़ाना है D तक। ये पोर्शन होने के बाद आप कंस्ट्रक्शन में यही जो आपने किया है वही लिखोगे। डायरेक्टली BPT थ्योरम लगा के सबसे पहले तो ये बड़े ट्रायंगल की इन दो साइड्स के रेशो है उसको इक्वल लाओगे, इक्वेशन 1 मिलेगी। उसके बाद एक एक को आपको लेना है ट्रांसवर्सल के साथ, तो ये पैरेलल विद दिस ट्रांसवर्सल, फिर दोनों पैरेलल, फिर CB ट्रांसवर्सल, तो आपको दो एंगल अलग अलग मिलेंगे। उन एंगल के ये जो साइड्स है इससे रिलेटेड आपकी गिवन में इंफॉर्मेशन है, आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल करोगे। वो इक्वल है इसलिए आप CB और CD को इक्वल कर सकते हो, CBD और CDB को। ये इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी यानी कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण आप उसको इक्वल लिख सकते हो। डायरेक्टली ये वैल्यू रखोगे आप 1 में और आपका वो जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस लॉकडाउन की सिचुएशन में किस तरह से पढ़ाई करनी है, फिलहाल अगले कुछ दिनों तक स्कूल जो है वो नहीं लगने वाली है, तो आप किस तरह से पढ़ाई करोगे। तो अगला टॉपिक पढ़ने के पहले मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसके अंदर आपको किस तरह से तैयारी करनी है आपकी पढ़ाई की। इसमें मैथ साइंस के अलावा उन सारे सब्जेक्ट के लिए मैं टाइम शेड्यूल आपको दूंगा। उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। मेरी जितनी भी बैचेस हुई है उसमें जो टाइम शेड्यूल मैंने बच्चों को दिया है उन्होंने फॉलो किया है और उसके बाद उनका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा है। तालुका टॉपर इस इंस्टीट्यूट से आया हुआ है। सो आप भी उसको फॉलो कीजिए। जो बच्चे फॉलो करेंगे डेफिनेटली वो 95, 98 के ऊपर तक क्रॉस कर सकते हैं। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद एक वीडियो मैं आपको पोस्ट करूंगा जिसमें सिर्फ टाइम टेबल रहेगा, आपको किस तरह से उनका शेड्यूल फॉलो करना है अभी जो छुट्टियां चल रही है उसमें भी, और उसके बाद जब आपकी स्कूल लग जाती है तो आपका एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल होता है। इतने बजे उठना है, आपकी क्लासेस होगी, तो उन क्लासेस के दौरान भी आपको किस तरह से पढ़ाई करना है। तो एक मैं टाइम शेड्यूल दूंगा। जब आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो स्कूल के दौरान और ट्यूशंस के बीच में आपको किस तरह से टाइम एडजस्ट करना है, मैं एक डेमो टाइम टेबल आपको दूंगा। उस टाइम शेड्यूल के अंदर आपको अपना टाइम उसके अंदर एडजस्ट करना है और आपके लिए अपना ओन टाइम शेड्यूल तैयार करना है। फिलहाल यहाँ पर ये टॉपिक खत्म करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थैंक यू।